हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग अभी SCERT की किताबें पढ़ेंगे, है ना। हम लोग अभी SCERT की किताबें पढ़ेंगे जो बिहार सरकार की है, SCERT की किताबें। और इस SCERT की किताबों को इतना कमज़ोर मत समझिए, बहुत पावर है इस किताबों में। इस किताबों में बहुत पावर है। लोगों को DSP भी बनाया है, STM भी बनाया है, बिहार शिक्षक भी बनाया है, दरोगा बनाया है, सचिवालय सहायक बनाया है। मतलब इतना पावर है इस किताबों में। NCERT और SCERT की किताबों में बहुत पावर है। अगर सही तरीके से अगर पढ़ लिया जाए तो फिर कोई कंपटीशन इतना मुश्किल नहीं होगा। 1 से 2 साल में, 1 से 2 साल काफ़ी है। आपको सेल्फ स्टडी में जो भी टाइम लगे, जो भी सही तरीके से पढ़ने में जो टाइम लगता है, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जो भी हो, लेकिन एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो फिर रिजल्ट आप ही का होगा। इतना पावर ये आपके अंदर, है ना, ये डाल देता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये तीसरा अध्याय हो जाता है प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज ये है, टॉपिक का नाम है प्रारंभिक समाज। और यहाँ से हम लोग, है ना, अब अपने सब्जेक्ट में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली है। रितेश और प्रकाश आपस में बात कर रहे हैं, है ना। रितेश और प्रकाश आपस में बात कर रहे हैं। ये 6ठी क्लास की SCERT का इतिहास का किताब है। यहाँ समझिएगा, हम लोग कुछ डिटेल्स में भी बात करेंगे, है ना। थोड़ा सा बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे अपने सब्जेक्ट में, है ना। रितेश कहता है कि प्रकाश यह बताओ कि मानव इस धरती पर कैसे आए। प्रकाश ने क्या कहा? मेरे पापा मम्मी कहते हैं कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और हम, है ना, और उसी ने हमें धरती पर भेजा। ठीक है। यह सवाल आखिर रितेश ने प्रकाश से जो पूछा, थोड़ा देर के लिए आप सोचिए, क्या रितेश का सही जवाब प्रकाश ने दिया? मानव इस धरती पर कैसे है ना। हमें ये सब चीज़ें जो कहानी है ना, ये किताबों में भी दिख जाती है। जानते हैं क्यों ऐसा होता है? एक समय देखिएगा, हमारा जो सामाजिक संरचना है वो बहुत जटिल बना दिया गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखता। खास करके महिला समाज की हम बात कर रहे हैं। महिला ने अपने पैरों में बेड़ियां खुद बंधवाई है। आज जो महिलाएं हमेशा कहती हैं कि हमको पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए, हमें पुरुषों का जो अधिकार प्राप्त है वही अधिकार मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। दकियानूसी परंपराओं से हमें बाहर कर दिया जाए। हमें भी जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार, है ना, घूमने का अधिकार, वो सारा अधिकार हमें भी प्राप्त होना चाहिए। वो लड़ना नहीं चाहती। महिलाएं जो है वो लड़ना नहीं चाहती। मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ क्यों ऐसा हुआ, जो किताबों में भी ये बात लिखा गया है। जब कोई महिला गर्भवती होती है पहली बार, जब वो प्रेग्नेंट होती है पहली बार, तो उस घर का माहौल देखिए। उस घर में जो उसकी सास होती है या उसकी माँ होती है ना, उसकी बहनें, उसकी ननद, जो भी हो, है ना, एक माहौल कैसा बनाता है? एक इस तरह से माहौल बनाया जाता है जो धार्मिक माहौल हो। और धार्मिक माहौल में क्या है ना, देवी देवताओं की फोटो लगाई जाती है ना। देवी देवताओं की फोटो लगाई जाती है। गीता, रामायण, महाभारत, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है। और इन सारे ग्रंथों में उसको ज्ञान कैसा मिलता है? विज्ञान की ज्ञान नहीं मिल रहा है उसमें। वो जो फोटो देख रही है वो महात्मा गांधी का नहीं है, अंबेडकर का नहीं है ना, नेहरू का नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नहीं है, राजा राममोहन राय का नहीं है, गौतम बुद्ध का नहीं है, लेकिन किसका है? अब जरा सोचिए।
पहले ही जिस धर्म का वो लोग जन्म घुट्टी उस बच्चे के मतलब उस माँ के गर्भ में जो दे रहे हैं, वहाँ पे कभी विज्ञान की बात नहीं होती है। अब थोड़ा देर हम लोग यूरोप में चले जाते हैं। अब यूरोप में डायरेक्ट इसका उल्टा होता है। वहाँ पे डिस्कवरी की बात किया जाता है, वहाँ पे बड़े बड़े विद्वानों की बात होती है ना। मार्क्स की बात होती है, गैलीलियो की बात होती है, आइंस्टीन की बात होती है। और हमारे भारत में कैसा है आप समझ गए होंगे। जब वो बच्चा 9 महीने के बाद जब बाहर आता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि माँ तो हमेशा धर्म के बारे में, परंपराओं के बारे में, नैतिकता के बारे में वो चीज़ें जानी हो। नैतिक ऐसा जिसमें भेदभाव हो, ऊंच नीच हो, वो सारा चीज़ें हैं। और उसको पढ़ाया कैसे जा रहा है। धर्म जो है, खास करके हम लोग जब भारत में बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत हमारा धर्म है, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन कुछ मात्र मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो इस धर्म को आडंबर बना दिया, इस धर्म को पाखंड बना दिया, और वहीं पाखंड भी पढ़ाया जाता है उस बच्चों को। जैसे ही बच्चा बाहर आता है, बच्चा धीरे धीरे सयान होता है, उसी तरीके से उसके साथ ही साथ वो धर्म भी बड़ा होते चला जाता है। सवाल कैसा करेगा, क्योंकि उसको जब वो पेट में था तभी उसने सिखाया है ना। क्या सिखाया कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और उसी ने हमें धरती पर भेजा। चीज़ों को समझिएगा, है ना। उसके बाद देखिए रितेश कहता है, लेकिन मैंने तो कल के अखबार में पढ़ा है कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र में हुई है और फिर छोटे जीव से बड़े जीव का विकास हुआ जिसमें मानव भी है। क्या कह रहा है, ये विज्ञान की बात कर रहा है। ये बात विज्ञान की हो रही है। फिर प्रकाश ने क्या कहा, तब हमारे पूर्वज कौन थे, है ना। अब वही बच्चा उसी बच्चे से पूछता है कि बताओ तब हमारे पूर्वज कौन थे, देखने में कैसे लगते थे और मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था। हम लोग वही प्रस्तर युग ही पढ़ेंगे। तो प्रस्तर युग में हम लोग देखेंगे आगे चल के, है ना। और भी चीज़ें देख ले, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि प्रस्तर युग में मानव की उत्पत्ति, बहुत सारा चीज़ें हम आपको बताएंगे, है ना। मनुष्य जिस तरह से आज रहता है उससे तो आप परिचित हैं। हम जीते हैं, हम देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, है ना, ये ग्लोबलाइजेशन है, पूरी दुनिया एक गांव की तरह है। हम यहीं पर बैठे बैठे अमेरिका के सामाजिक संरचना, वहाँ का माहौल, वहाँ का रहन सहन सब देख सकते हैं और वो हमें भी देख सकते हैं। हम इस युग में जी रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे। उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी। वहाँ दुनिया भर में कहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये प्रस्तर युग, पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं गांव थे न शहर। आज से 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था, आरंभ से ही जीवन था। पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर था। क्या कहता है, 150 साल पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था और पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर ही था। अब जरा सोच के देखिएगा, यूरोप में गैलीलियो ने नक्षत्र के बारे में वैज्ञानिक, है ना, दृष्टिकोण रख के, क्योंकि उसने टेलीस्कोप की आविष्कार किया और उससे उसने नक्षत्र को देखा और देखने के बाद वो वैज्ञानिक तरीके से उसका व्याख्या किया। लेकिन वहाँ के पोप जो होते हैं, जो पादरी होते हैं, उनको रास नहीं आया। उनको लगा कि हमारे धर्म पे ये व्यक्ति खतरा है और उसको फांसी की सज़ा दिलवा दी। बेचारे गैलीलियो एक विद्वान आदमी, वैज्ञानिक आदमी, उनको क्या मतलब था धर्म से। उनको धर्म से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपना एक खोज कर रहे थे, एक आविष्कार कर रहे थे, जो धर्म ने कुछ और ही बताया था और गैलीलियो कुछ और ही बता रहे थे। धर्म वालों को ये पसंद नहीं आया।
देखिए क्या है, जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब आप पढ़ने लगते हैं, तो जो परंपरा है ना, उस परंपरा से छुटकारा आप चाहते हैं ना। जैसे आप अगर देखिएगा तो अगर कोई खुद लोग कर देते हैं ऐसा, अगर कोई लड़की जा रही है दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ाई करने के लिए, है ना, अगर वो शादीशुदा एक लड़की है, तो सोच के देखिए, जैसे ही अगर उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी भी अगर गांव से वो चलेगी, है ना, तो एक बहुत बड़ा घूंघट होगा। घूंघट में वो अपने घर से निकलती है और रेलवे स्टेशन पहुंचती है। रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते उसका घूंघट जो है सर पे आ जाता है। ट्रेन पे जैसे ही चढ़ती है, जैसे ही दिल्ली पहुंचती है, तो उसका घूंघट जो है ना उसके कंधे पे आ जाता है। चीज़ों को समझिएगा। जब वो दिल्ली पहुंचती है तो दिल्ली का माहौल, दिल्ली का समाज देखती है ना, और समाज में क्या दिखता है, अच्छा यहाँ की लड़की अधिकतर मतलब 95% लड़कियाँ जो हैं दिल्ली की, वो जीन्स टी शर्ट पहनना, ये सब चीज़ें उसको अच्छा लगता है, उसका माहौल ही कुछ ऐसा है। अब ये साड़ी वाड़ी भी एक बड़ा पल्लू डाल करके वो निकली थी घर से, लेकिन जाते जाते वो क्या करती है, जाते जाते उस माहौल के अंदर जब वो प्रवेश करती है तो चीज़ों को सीखती है, और सीखने के बाद वो खुद उस तरह से बनना चाहती है ना। वहाँ पर देखती है कि सारे लोग, ससुर सास जो भी है, सभी लोग इकट्ठा होकर के एक ही साथ खाना खाते हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं था। गांव में पहले पुरुष खा लेते हैं, उसके बाद महिलाएं, है ना, भूख से तड़प क्यों नहीं रही है ना, पेट में गैस बन रहा है, तबीयत खराब हो रहा है, फिर भी वो इंतज़ार करती है कि कब पुरुष खाए कि उसके बाद खाना खाएंगे। हालांकि अब तो लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई है, घर के लोग भी समझदार हो गए हैं। तो दिल्ली में वो देखती है, सोचती है कि क्यों ना हम जब चलेंगे वहाँ पर, है ना, तो हम भी इसी सिस्टम को लागू करेंगे। दिल्ली में आकर के तो चीज़ें सीख जाती है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की रहती है ना। लेकिन जैसे ही फिर से वो घर पहुंचती है, फिर ट्रेन में चढ़ने के बाद जींस निकल जाता है, फिर साड़ी आ जाता है, फिर उसी तरह से वो प्रवेश करती है। लेकिन कुछ चीज़ें, जो मौलिक चीज़ें जो सीखा उसने रहा है दिल्ली में, वही चीज़ें उससे लागू करती है। तो सोचिए, जो बूढ़े जो लोग हैं, जो जी रहे हैं उसी परंपराओं में, वो आपका विरोध करेंगे। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जब परंपरा में जीने वाले जो लोग होते हैं और जो प्रगतिशील विचारधारा के जो लोग होते हैं, दोनों के बीच में ज़्यादा पटता नहीं है, खाई बन के रह जाता है। लेकिन प्रगतिशील विचारधारा कब आती है, जब आप पढ़े लिखे होते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, है ना। ये चीज़ें हम लोग यहाँ से समझेंगे, है ना। तो क्या कहता है, पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर था। अब देखिए क्या कहता है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है ना। क्या है, विकास का परिणाम है। और आगे देखिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है ना। तो हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक ठीक तो नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय की बची हुई चीज़ों को देखकर और अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान जरूर कर सकते हैं। इस काम में पुरातत्ववेताओं द्वारा उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए गए, है ना, क्या प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों, पत्थरों से बनाई गई कलाकृतियों एवं उनके निवास स्थानों का जो पता लगाया गया है वह सहायक है। इस विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उस समय के लोगों के जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया है। आज भी दुनिया के कई जगहों में शिकारी समाज के लोग रहते हैं और भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं, है ना। अगर पाषाण काल के बारे में पूछा जाए कि आपने इस पाषाण काल को, इस प्रस्तर युग को कैसे पढ़ा, कैसे समझा, वहाँ के जो मानव है, वहाँ के जो आदि मानव थे, उनका जीवन का सलीका अलग था, तरीका अलग था, अंदाज अलग था, आज से बिल्कुल डिफरेंट। उनके खान पान, उनके रहन सहन, उसके वेशभूषा, है ना,
तो यहाँ पर हमको अगर स्रोत की बात करेंगे तो पुरातात्विक स्रोत की ही प्राप्ति हमें यहाँ से मिलती है। और पुरातात्विक स्रोत में हमें यहाँ प्राप्त होता है कि उस समय के मनुष्य ने बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया अपने जीवन को, है ना, जीने के लिए। और उनके द्वारा जो बड़े बड़े पत्थरों का जो उपयोग किया गया, जो प्रयोग किया गया, उसी के अध्ययन के आधार पर हम लोग पाषाण काल को पढ़ते हैं, प्रस्तर युग को पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, है ना। चलिए कुछ बात हम लोग करते हैं। अभी जो आप पिक देख रहे हैं, फोटो जो देख रहे हैं, यह आदि मानव का है। यह जो है आदि मानव का हो जाता है ना। थोड़ा सा इसको छोटा करें ताकि समझाने में अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, तो चलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं प्रस्तर युग का, है ना। प्रस्तर युग का या पाषाण काल का, है ना। पाषाण काल की बात करें, देखिए पाषाण का मतलब होता है पत्थर, है ना। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वह प्रस्तर युग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं, है ना। इस पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट के समझेंगे, 3 भागों में। सबसे पहला जो होगा वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल, है ना। पूरा पाषाण काल हो जाता है ना, पूरा पाषाण काल। उसके बाद दूसरा हो जाएगा, है ना, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल हो जाएगा। और तीसरा हो जाता है नव पाषाण काल। तीसरा नव पाषाण काल हो जाता है। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ना, पहले समझेंगे, फिर हम लोग बात प्रश्नों का करेंगे। इसको पहले समझिए, है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान की ज़िंदगी में जो परिवर्तन हुआ, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले इसको समझते हैं। यानी कि प्रस्तर काल या पाषाण काल की बात करें तो इसको हम लोग 3 भागों में बांट के समझते हैं। पूरा पाषाण काल हो जाएगा, है ना, मध्य पाषाण काल हो जाता है, और तीसरा जो चरण है वह चरण हो जाता है नव पाषाण काल का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूरा पाषाण काल का, है ना। तो चलिए पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग थोड़ा बात करें। देखिए, पूरा पाषाण काल को हम लोग पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल को हम लोग पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसको लिख ही लीजिए, है ना। पैलियोलिथिक युग कहते हैं, है ना, इसको हम लोग पूरा पाषाण काल को। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पूरा पाषाण काल में समाज कैसा था? तो पूरा पाषाण काल में जो समाज था वो था आखेटक। आखेटक था समाज, आखेटक। आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकार। आखेटक शिकारी, यानी कि उनके जीवन का जो मूलभूत, जो जीवन जीने का जो तरीका था, यानी कि भरण पोषण के लिए जो उन्होंने जिस चीज़ों का इस्तेमाल किया, है ना, उस समय तो कोई अस्थाई जीवन नहीं था, बिल्कुल अस्थाई जीवन नहीं था। क्योंकि आज अगर आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जनजातीय समाज आज भी उसी स्वरूप में आपको दिख जाएंगे। जैसे जोरवे जनजाति, सांपान जनजाति आज भी बिल्कुल नंगे रहते हैं। आज भी जंगलों के फल कंदमूल खा करके वो अपना जीवन बिताते हैं। आज भी पहाड़ों के कंदराओं में रहते हैं, पेड़ों पे चढ़ के रहते हैं। आज भी मछली पकड़ते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, एकजुट रहते हैं, समूह में रहते हैं। जो स्वरूप हम अभी प्रस्तर युग में, पाषाण काल में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं,
वो स्वरूप डायरेक्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अंडमान निकोबार द्वीप में जो हमारे देश का भाग है ना, वहाँ पे जो जनजाति समाज के जो लोग हैं उनके बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि इनका संबंध कहीं ना कहीं हमें आज भी उस रूप में दिखाई देता है। तो पूरा पाषाण काल का समाज आखेटक था और प्लस में क्या था, खाद्य संग्राहक। आखेटक प्लस खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक। शिकार करने का काम हो सकता है कि वहाँ के पुरुष लोग ही करता होगा। शिकार करने का काम वहाँ के पुरुष लोग करते होंगे और महिलाएं जो थी वो खाद्य संग्राहक, कंदमूल इकट्ठा करना, फलों को इकट्ठा करना, मिट्टी से शकरकंद, इस टाइप से जो भी फल होते थे उसको इकट्ठा करने का काम ये लोग करते थे, है ना, ये लोग करते थे। अब जरा सोच के देखिए, इसको मिटाते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। हम लोग अभी पूरा पाषाण काल ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि ये जो धरती है, यह जो धरती है 400 करोड़ वर्ष, है ना, 400 करोड़ वर्ष से भी कहीं ज़्यादा पुरानी है। 400 करोड़ वर्ष से भी कहीं ज़्यादा यह पुरानी होती है। यह धरती 4 अवस्थाओं से गुजरा हुआ है और चौथा अवस्था जो है, चौथा अवस्था को हम लोग क्वार्टनरी कहते हैं। चौथा अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टनरी कहते हैं। और इस क्वार्टनरी को 2 भागों में अगर बांट के आप देखिएगा, है ना, अगर हम लोग इसको 2 भागों में बांट करके देखें, है ना, तो एक हो जाएगा प्लास्टोसीन और दूसरा हो जाता है हेलोसीन। एक हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टोसीन, है ना, और दूसरा हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोसीन बोलते हैं, है ना। और इसी प्लास्टोसीन में कहा जाता है कि मानव धरती पर पैदा हुआ पहली बार। इसी प्लास्टोसीन में मानव पहली बार पैदा हुआ और इसी प्लास्टोसीन में पहली बार असली गाय की उत्पत्ति हुई, असली हाथी का उत्पत्ति हुआ, असली बैल का उत्पत्ति हुआ, असली जानवरों की उत्पत्ति कहाँ पे हमको मिलता है, इसी प्लास्टोसीन में, जिसको हम लोग हिंदी में अति नूतन काल कहते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अति नूतन काल, है ना, अति नूतन काल हम लोग यहाँ पर कहते हैं। और इसी समय असली हाथी, घोड़ा, बैल इसी समय उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे भी बढ़ा जाए, है ना। अब हमने आपको ये बात कहा था कि इस समय यानी कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने किस प्रकार का हथियारों का प्रयोग करता होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे मनुष्य के द्वारा जो भी हथियार प्रयोग में लाए जाते थे, जो भी औजार प्रयोग में लाए जाते थे, वो जो औजार था वो बहुत ही बड़ा था, है ना, उसका आकार बहुत ही बड़ा था। हम बात उस समय की कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा औजार यहाँ पर हुआ होगा, है ना। और एक चीज़ और भी समझिए, बड़े पत्थरों से जंगली जानवरों का शिकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय मानव भी हैं उस जंगली जानवरों के जैसा दौड़ने में अक्षम ही रहे होंगे। इसलिए ज़्यादातर जैसे मछलियों को पकड़ना, कंदमूल को इकट्ठा करना, है ना, ये सब चीज़ें किया करते होंगे। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो बड़े बड़े हथियारों की जो बात कर रहे हैं, जो औजारों की बात कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से कुल्हाड़ी की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से, है ना, कुल्हाड़ी की यहाँ पर प्राप्ति होती है भारत में। और कहा जाता है कि इसी तरीके से कुल्हाड़ी पश्चिम एशिया में भी मिला है। और ये भी कहा जाता है कि इसी तरह का कुल्हाड़ी
अफ्रीका में भी मिला है, और इसी तरीके का कुल्हाड़ी यूरोप में भी मिलता है ना। पश्चिम एशिया में भी इसी तरीके सा कुल्हाड़ी मिलता है ना। यूरोप में भी इसी तरीके से कुल्हाड़ी मिलता है, और अफ्रीका में भी, है ना, अफ्रीका में भी इसी तरह का कुल्हाड़ी मिलता है। यहाँ पर मिलता है। और ये जो पूरा पाषाण काल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए हैं, पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वह साक्ष्य मिलता है ना, सोवन नदी घाटी से। सोवन नदी घाटी जो है ना, याद रखिएगा, सोवन नदी घाटी से प्राप्त होता है, और कुछ साक्ष्य हमें कश्मीर से भी प्राप्त होते हैं। कुछ साक्ष्य हमें थार मरुस्थल जो राजस्थान में है वहाँ से भी प्राप्त होते हैं, है ना, थार मरुस्थल से प्राप्त होते हैं। और यूपी का जो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र जो है, जो बेलन घाटी के जो क्षेत्र है, बेलन घाटी के क्षेत्र से भी पूरा पाषाण काल के साक्ष्य में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के, है ना, मिर्ज़ापुर के बेलन घाटी से, है ना, बेलन घाटी से हमें पूरा पाषाण काल के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है यहाँ पर, अभी देखिए, सबसे प्राचीन जो शैल है या चित्र जो बनाए गए हैं, हमको भीमबेटका से मिलता है, जो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत पर यह स्थित है। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका यह मध्य प्रदेश में है ना, यह भोपाल के नज़दीक है। और यह जो भीमबेटका है, यह विंध्य पर्वत पर स्थित है, यह विंध्य पर्वत पर स्थित है ना। और भीमबेटका से पहली बार चित्रकला का प्रमाण मिलता है। चित्रकला का हो सकता है कि मनुष्य थोड़ा अस्थायी निवास कर रहे होंगे, किसी समय में उस सारे लोग इकट्ठा होकर के रह रहे होंगे, वहाँ पे जहाँ वो लोग निवास करते थे, हो सकता है वहाँ पर वो चित्रकारी करते हों। और चित्रकारी का साक्ष्य में भीमबेटका से प्राप्त होता है। यहीं पर हमें यह प्राप्त होता है, शैल चित्र का प्राप्त, शैल जो चित्र है ना, शैल चित्र की प्राप्ति हमें इसी भीमबेटका से प्राप्त होता है। और इसी भीमबेटका को यूनेस्को के, है ना, इसी भीमबेटका को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया जाता है। वो भी 2003 में किया जाता है, 2003 में किया जाता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल 2003 में कर दिया जाता है। और भीमबेटका में लगभग 500 से अधिक चित्रों की प्राप्ति होती है। 500 से अधिक चित्रों की यहाँ से प्राप्ति होती है। सोचिए, इसका मतलब क्या था? मनोरंजन के साधन के तौर पे हो सकता था ये लोग यहाँ पे चित्रकारी करते होंगे। हमारे भारत में मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर हमारे भारत में मनोरंजन का साधन होता, है ना, तो इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं होती। जहाँ पे मनोरंजन का साधन जो है ना, लोग कुछ और ही करने लगते हैं, उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे भारत में आबादी बढ़ गई, है ना, यह भी एक कारण है। और यहाँ पर देखिएगा, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे समूह में रहते थे, इकट्ठा रहते थे, इकट्ठा शिकार करते थे, इकट्ठा भोजन करते थे, इकट्ठा सोते थे, इकट्ठा रहते थे, है ना। और भीमबेटका से ऐसा सवाल पूछा गया है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट ये हो जाता है आपके लिए। तो ये हो जाता है आपका पूरा पाषाण काल। और जरा सोचिए, पूरा पाषाण काल को हम लोग 3 चरणों में, है ना, 3 चरणों में बांट करके पहले समझ जाए, है ना। पूरा डिटेल्स में आगे के क्लास में भी हम लोग करेंगे, है ना। जैसे अभी 6ठा का क्लास में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी 7वां का इतिहास बाकी है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11 है, 12 है, हम लोग सभी करेंगे।
जिस तरीके से अभी हम लोग प्रस्तर युग कर रहे हैं 6 क्लास में, थोड़ा हम डिटेल्स में यहाँ पे लेकर के जा रहे हैं, 7th 8th 9th जैसे ही जाएंगे हम लोग पूरा। इसलिए तो कहा जाता है अगर कोई भी विद्यार्थी छठा से लेकर के 10th तक 10+2 तक अगर NCERT का और SCERT का अगर अध्ययन कर लिया तो फिर सोचिए बहुत पावर है इसमें, है ना। तो हम लोग पूरा पाषाण काल को 3 चरणों में बांट कर समझेंगे। सबसे पहला हो जाएगा हम लोग का निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल हो जाएगा यह, और इसका काल भी देख लीजिए 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000, है ना, ईसा पूर्व तक हम इसे रखते हैं। किसको? निम्न पूरा पाषाण काल को। निम्न पूरा पाषाण काल यानी कि पाषाण काल को, जैसे पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में, है ना, 3 भागों में बांट करके समझते हैं। तो पहला हो जाएगा इसका निम्न पूरा पाषाण काल, जो 5 लाख BC से लेकर के 50,000 BC के यह अंदर आता है। उसके बाद दूसरा जो है वो हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल, है ना। दूसरा क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल हो जाएगा। और यह मध्य पूरा पाषाण काल जो है 50,000 BC से लेकर के 40,000, है ना, 40,000 BC के अंतर्गत इसको रखा गया है। उसके बाद जो तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं उच्च, है ना, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल हो जाता है, यह उच्च पूरा पाषाण काल है। और इसका जो काल निर्धारण किया गया है वह 40,000 से लेकर के, है ना, 40,000 से लेकर के 10,000 BC तक इसको रखा गया है ना। तो अभी हम लोग पूरा पाषाण काल इसको किए, है ना, पूरा पाषाण काल, है ना। 1 मिनट।